वसुंधरा वहीं किचन में खड़ी थी और अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और जैसे ही वंशिका ने चाय बनाकर चाय को कप में सर्व किया, वसुंधरा की माँ ने तुरंत से आवाज़ देते हुए कहा, वसुंधरा बेटे। और उसकी आवाज़ सुनकर वसुंधरा ने जल्दी से चाय की ट्रे को उठाया और धीरे धीरे किचन से बाहर निकली। और जैसे ही वसुंधरा वहां अपने ससुराल वालों के सामने आकर खड़ी हुई, वसुंधरा की सास सुमित्रा जी उसे देखकर मुस्कुराई। उन्होंने उठकर खड़े होते हुए वसुंधरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे वाह, आपने तो जैसा बताया था आपकी बेटी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है मीनाक्षी जी। आपने तो सच में हमारा दिल खुश कर दिया। और कुछ बताओ बेटा हमें अपने बारे में, और इधर मेरे पास आकर बैठो। इतना बोलकर सुमित्रा जी ने वसुंधरा को अपने बगल में बिठा लिया और वो वसुंधरा से बाकी की बातें करने लगे। और वहीं सामने की तरफ वसुंधरा के ससुर अपने बेटे तुषार के साथ बैठे हुए थे। तुषार वसुंधरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वसुंधरा की सास ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है, उसके बाद तुम्हें और कुछ करना है क्या? तुमने कुछ सोचा? वसुंधरा ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जानती, मुझे तो बस अब अपने मम्मी पापा की तरह बस आप लोगों की सेवा ही करनी है। इतना बोलकर वो चुप हो गई और उसने अपने नजरें नीचे झुकाई। वसुंधरा की सास उसकी ये बात सुनकर बड़ी खुश होते हुए बोली, बस हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। बेटा ये मेरा बेटा है तुषार, तुम दोनों जाओ अकेले में जाकर एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तुषार उठकर खड़ा हुआ और वो वसुंधरा के साथ घर से बाहर की तरफ निकला और वो गार्डन में बैठकर वहां वसुंधरा से बातें करने लगा। तभी सुमित्रा जी ने वसुंधरा की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर बच्चे तैयार हैं तो फिर हम चटमंगनी और पट ब्याह कर देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, मीनाक्षी ने तुरंत हाँ कर दी और मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मिस्टर धीरज जी ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर ठीक है, हम बच्चों की बात सुन लें, उसके बाद हम एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी धूमधाम से करवा देंगे। उनकी ये बात सुनकर मिस्टर राजीव जी ने हामी भरी और वो सब बैठकर वहीं पर बातें कर रहे थे। और तभी वंशिका ने वहीं किचन के दरवाजे के पास आकर खड़े होते हुए धीमी आवाज में कहा, पता नहीं भगवान जी ने मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की। सिर्फ और सिर्फ मेरे काले रंग होने की वजह से आज मेरे घर वालों भी मुझे घर के सदस्य की तरह नहीं अपनाते। क्या मेरा काला होना इतना बुरा, और क्या मैं हमेशा यहीं इसी घर में एक नौकरानी की तरह रह जाऊंगी? क्या मुझे कभी मेरे जीवन साथी नहीं मिलेगा? वंशिका ये बात सोचकर मायूस हो गई। और तभी वसुंधरा और तुषार घर के अंदर आए और तुषार ने अपने डैड के बगल में खड़े होते हुए कहा, डैड मुझे वसुंधरा पसंद है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए बोले, तो फिर ठीक है, हम जल्दी शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी करेंगे। जब तक शादी की तैयारी करते हैं, वो लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो गए और अच्छा सा एक मुहूर्त देखकर बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाई गई। और वंशिका उससे शादी में सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही शामिल हुई। वह सिर्फ और सिर्फ घर के सारे कामों में ही लगी हुई थी। उसने ना ही शादी का कोई फंक्शन एंजॉय किया और ना ही उसने शादी में कोई अच्छे कपड़े पहने। यहाँ तक कि उसने पूरी शादी अपने पुराने कपड़ों में और घर के कामों में ही बिता दी थी। जब वसुंधरा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल गई तो वसुंधरा की पहली रसोई हुई और वसुंधरा को कुछ भी खाने को नहीं बना पाई, क्योंकि उसे खाने में
कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसने जब अपनी पहली रसोई में कुछ नहीं बनाया तो सुमित्रा जी ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, वसुंधरा, तुम्हें खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता है क्या? वसुंधरा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं घर पर कुकिंग नहीं करती थी, बट मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूंगी। आप मुझे सिखा दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि जैसे ही वसुंधरा ने ये बात कही, सुमित्रा अपना सिर पीटते हुए कहा, भगवान, अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी क्या? इतना बोलकर उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ईशान ईशान, इधर आओ। जैसे ही उन्होंने मुझे ये बात बोली, वसुंधरा हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, क्या हुआ माँ जी, किसे बुला रही हैं आप? जैसे ही वसुंधरा ने ये बात पूछी, सुमित्रा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईशान हमारे घर का सबसे पुराना नौकर है और वह ही तुम्हें सब कुछ बता देगा कि हमें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं, और हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का क्या है। जैसे ईशान वहां पर आया, उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उस लड़के ने नौकरों वाले कपड़े पहने हुए थे, बल्कि वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वसुंधरा उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए अपने मन में बोली, ये नौकर दिखने में तो ये किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा है, लेकिन अगर ये किसी अच्छे घर का लड़का होता तो यहाँ पर नौकर बनकर थोड़ी ना काम कर रहा होता। वसुंधरा ही बात सोच रही थी कि तभी सुमित्रा ने कहा, ईशान, वसुंधरा को सारी चीजें समझा दो और आज उसकी पहली रसोई है तो उसमें उसकी थोड़ी मदद भी कर देना। जैसे ही ईशान ने यह बात सुनी, उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वह कुछ भी नहीं बोला और वह चुपचाप वहां से किचन की तरफ चला गया और वसुंधरा को सारी चीजें समझाने लगा। वसुंधरा ने जैसे तैसे अपनी पहली रसोई बनाई और हर रोज ईशान उसे कुछ न कुछ समझाता था, लेकिन वसुंधरा, जिसे कभी अपने घर में किचन में कदम नहीं रखा था, वो भला ससुराल में आकर कैसे कोई काम करती। वह जितना काम न करती, उससे ज्यादा काम को बिगाड़ देती और वसुंधरा की सास उसे परेशान होकर उसकी शिकायत करने के लिए उसके मायके पहुंची। जैसे ही सुमित्रा की मीनाक्षी ने आते हुए देखा, वो परेशान होते हुए बोली, अब ये यहाँ पर क्या करने आई है? कहीं वसुंधरा की कोई शिकायत करने तो नहीं आई? वह ये बात सोच ही रही थी कि तभी सुमित्रा उसके बगल में आकर बैठी और उसने मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मीनाक्षी, तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है क्या? उसे तो कुछ आता ही नहीं है, वह घर का कोई काम नहीं कर पाती। उसने तो मुझे और मेरे घर के नौकर को भी परेशान कर रखा। मीनाक्षी सुमित्रा की बात सुनकर उसे समझाती हुए बोली, अरे सुमित्रा जी, वो तो अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, आप उसे समझा दीजिएगा। वो उसे ये बात कही रही थी कि तभी वंशिका किचन से बाहर निकल कर आई और उसे मीनाक्षी जी के सामने नाश्ता रखना शुरू किया और सुमित्रा ने जैसे ही वंशिका के हाथ का बना हुआ नाश्ता खाया, वो खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये सब नाश्ता किसने बनाया? ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। उसकी ये बात सुनकर मीनाक्षी वंशिका को घूरते हुए देखने लगी। तभी सुमित्रा ने कहा, ये लड़की तो कौन है? इससे पहले सुमित्रा कुछ पूछ पाती, मीनाक्षी ने कहा, ये हमारे घर की नौकरानी बचपन से ही यहीं पर रहती है। इसकी माँ भी हमारे घर में नौकर थी और उसके खत्म हो जाने के बाद ये यहीं पर रहती है। मैंने ही इसे सब कुछ सिखाया है। मीनाक्षी वंशिका को नौकरानी बता रही थी और उसकी मेहनत को भी अपनी ही तारीफ में बदल कर उन्हें बताए जा रही थी। मीनाक्षी इतना बोलकर वंशिका को घूरते हुए देखने लगी और तभी उसने वंशिका को वहां से जाने का इशारा किया। सुमित्रा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको लड़की,
क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम वंशिका है। सुमित्रा ने जैसे ही ये बात कही, मीनाक्षी वंशिका को घूरते हुए देखने लगी और वह चुपचाप वहां से चली गई और सुमित्रा गहरी सोच में डूब गई। उसे इस तरह के सोच में डूबता देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या हुआ सुमित्रा जी, क्या सोचने लगी? सुमित्रा ने तुरंत मीनाक्षी की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं ये सोच रही थी कि ये लड़की की शादी तो हुई नहीं है। अभी जैसे ही सुमित्रा ने ये बात कही, मीनाक्षी ने अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। वह ये बात सोच ही रही थी कि तभी सुमित्रा ने कहा, मीनाक्षी जी, आपके घर में तो सिर्फ आप ही दो लोग हो, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है और अब जब वसुंधरा हमारे घर की बहू बन गई है तो हमारा परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारे परिवार को संभाल सके, क्योंकि वसुंधरा से अकेले तो ये सब होने वाला नहीं है। तो क्यों ना आप अपने घर की नौकरानी की शादी हमारे घर के नौकर से करवा दें। इसमें हम दोनों का ही फायदा हो जाएगा। हमारे घर के नौकर की शादी हो जाएगी और आपकी बेटी की सेवा करने के लिए ये लड़की मेरे घर भी पहुंच जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वो थोड़ा सोच में पड़ गई और तभी सुमित्रा ने उठकर खड़े होते हुए कहा, आप अगर अपनी बेटी का भला चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार धीरज भाई साहब से इस बारे में बात करके हमें बता दीजिएगा। जैसे ही सुमित्रा ये बात कही, मीनाक्षी थोड़ा सोचते हुए बोली, एक तरह से देखा जाए तो ये सही ही होगा। मीनाक्षी ये बात सोच ही रही थी कि तभी सुमित्रा ने कहा, और आपको कोई भी दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शादी का खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, हम वह सब कुछ देख लेंगे। जैसे ही सुमित्रा ने बात कही, मीनाक्षी खुश हो गई। अपने मन में कहा, अरे वाह, ये भला भी घर से टल जाएगी और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मीनाक्षी ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी बातें मंजूर है। बताइए कब करनी है शादी? मैं सारी तैयारियां जल्द से जल्द कर लूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा खुश होते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं शाम तक आपको फोन करके सब कुछ बता दूंगी। जैसे ही सुमित्रा इतना बोलकर उठ खड़ी हुई, वंशिका जो किचन के पास खड़ी बातें सुन रही थी, वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे रोते हुए कहा, ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ मेरे साथ? वो मेरी शादी एक नौकर से करवा रही, लेकिन क्यों नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। वंशिका ये बात बोलकर रोने लगी और वो जैसे ही अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई और वो बाहर आई, तब तक सुमित्रा वहां से जा चुकी और मीनाक्षी धीरज से फोन पर ही सारी बातें बताने लगी। वंशिका ने मीनाक्षी के पीछे आकर खड़े होते हुए कहा, मैं किसी नौकर से शादी नहीं करूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मुझे कोई शादी नहीं करनी, आप उन्हें मना कर दीजिए। वंशिका बोल ही रही थी कि तभी मीनाक्षी ने उसे घूरते हुए देखा। उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरी बात छुप छुप कर सुन रही थी। मीनाक्षी ने जैसे ही ये बात कही, वंशिका रोते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। आप मेरी शादी किसी नौकर से क्यों करा रही हैं? मीनाक्षी ने वंशिका के बालों को पकड़कर खींचा। उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं कहूँगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरी शादी में किसी बड़े घर में कर पाऊँ। तू जैसी काली कलूटी से शादी करेगा भी कौन? अगर तुझे शादी करने के लिए कोई तैयार भी हुआ तो तुझे पता है मैं कितना पैसा देना पड़ेगा उन्होंने, और इतना दहेज हम नहीं दे सकते। इसीलिए अपना मुंह बंद कर बैठ और जहाँ तेरी शादी हो रही है चुपचाप शादी कर ले, वरना मार मार कर तेरी जान ले लूंगी मैं। इतना बोलकर उन्होंने वंशिका को जमीन पर धक्का दिया और वंशिका रोते हुए उठकर खड़ी होते हुए बोली,
नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर वंशिका वहां से जाने के लिए बाहर की तरफ निकल ही रही थी कि तभी मीनाक्षी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में धकेलकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तूने मुझे ये बात बोल दिया, मैं तुझे इस कमरे से बाहर ही नहीं आने दूंगी। अब तो तू सीधे अपने शादी वाले दिन ही कमरे से बाहर निकलेगी, तब तक चुपचाप पड़ी रहे इस कमरे में। इतना बोलकर मीनाक्षी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वंशिका दरवाजे को पीटते हुए बोली, नहीं माँ, खोलो खोलो दरवाजा, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इस तरह कमरे में बंद तो मत करो। माँ खोलो दरवाजा खोलो। वंशिका इतना बोलते बोलते रोने लगी और दरवाजे पर हाथ मारते मारते उसका पूरा हाथ लाल हो गया। वहीं जमीन पर गिरकर रोते रोते जमीन पर ही सो गई। अगले दिन सुबह मीनाक्षी ने धीरज से बात करने के बाद उसे सीधे सुमित्रा को फोन किया। हेलो सुमित्रा जी, मैं वसुंधरा के पापा से बात कर ली, वो वंशिका की शादी आपके नौकर से करने के लिए मान गए। आप बता दीजिए हमें कब और क्या करना है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, सुमित्रा ने कहा, ज्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस कल अपने घर वालों के साथ वहां पर पहुंच जाइए और वहीं पर पंडित जी को बुलाकर फेरे करवा कर शादी संपन्न करवा लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वह खुश होते हुए बोली, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इतना बोलकर सुमित्रा जी ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, राजीव, ईशान से जाकर बता दीजिए कि हम कल उसकी शादी के लिए वसुंधरा के घर जा रहे हैं। जैसे ही राजीव ने ये बात सुनी, उन्होंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, सुमित्रा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रही हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।